नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के कांस्टेबल ट्रेडमैन प्रैक्टिस सेशन जुनून बैच में और कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस की सीरीज के साथ आज हम फिर आपके साथ जुड़ रहे हैं। जो क्वेश्चंस जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, आपकी तैयारी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन एक मोटिवेशनल कोट के साथ कि कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था, अभी पूरी किताब बाकी है। अभी आपने संघर्ष ही कितना किया है, अपने संघर्षों को बढ़ा, इसलिए कभी परेशान मत होइए। कितना प्रयास किया है इस बात पर भी ध्यान दीजिए, और यदि आपके प्रयास परिणाम में और परिणति नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं प्रयासों में सुधार की आवश्यकता है और प्रयासों को और एक बार और मैदान में डटकर करने की ज़रूरत है। बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन है कि एक फैक्ट्री में प्रति 9 में से एक महिला कामगार है। यदि महिला कामगारों की संख्या 125 है तो फैक्ट्री में कुल कितने कामगार हैं। तो बहुत सिंपल सा सवाल है, समझने की कोशिश करिएगा। आप कह रहे हैं कि हर 9 कामगार पे एक महिला कामगार है, हर 9 कामगार पे, और अगर 125 महिला कामगार हैं तो कुल कामगारों की संख्या सीधा सीधा ये हो जाएगा आपका 9 × 5 = 45, 4 9 दूनी 18, 4 22, 2 9 1 9 2 1125 टोटल कामगारों की संख्या हो जाएगी। मतलब एक फैक्ट्री में ये रेशियो है कि एक महिला कामगार है तो 9 अदर कामगार हैं। कुल मिला के अगर इस तरह से 125 कामगार हैं, महिला कामगार हैं, तो कुल कामगारों की संख्या 125 होगी। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। ए बराबर बी का 2/3 और बी बराबर सी का 4/5, तो ए बी सी क्या होगा। ए बी सी का मतलब बेसिकली ए संबंधे बी संबंधे सी क्या होगा। तो देख लो, यहां से कर लो, ये तो आप जानते ही हो। ए बी सी कह रहे हैं ए बराबर बी का 2/3 यानी ए बटा बी बराबर 2/3 यानी ए 2 बी 3, और बी बटा सी का मतलब 4/5 यानी बी 4 सी 5। ये हो जाएगा 8 12 15, 8 संबंधे 12 संबंधे 15। ये डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। देखो, इसको तो लगाने के लिए आप लगा ही लोगे, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात करेंगे तो ये आपको याद कर लेना चाहिए। 12.9 होता है। बाकी हम देख लेते हैं। पहली सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, दूसरी 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 13 14 15 16 17 + 19 और +23 + 23 24 25 26 27 28 29, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब चूंकि मुझको याद है इसलिए मैं इसको बहुत आराम से कर पा रहा हूँ। ये पूरा जोड़ लोगे आप तो 129 आएगा, और 10 से डिवाइड कर दोगे तो 12.9 आएगा। लेकिन आपको भी ये बात दिमाग में रख लेनी चाहिए। इतना सब कुछ याद करते हैं तो कुछ मैथ्स में भी चीज़ें याद कर लेनी चाहिए। बतौर एक मैथमेटिक्स टीचर ये सजेशन नहीं देना चाहिए बच्चे को कि याद कर लीजिए, लेकिन बतौर एक कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशंस कराने वाले टीचर्स और मेंटर के तौर पर मैं ये कहूँगा कि मैथमेटिक्स में भी कुछ चीज़ें आपको याद कर लेनी चाहिए, क्योंकि आपको वहाँ पे कोई रिसर्च नहीं करना है, सिर्फ ऑप्शन टिक करना है। तो अगर हमको याद है कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत 12.9 है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तुरंत क्वेश्चन मार के आप आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि एक कमीज की लागत 20% छूट के बाद 64 रुपये आती है, तो इसकी मूल लागत क्या है। एक कमीज की लागत 20% की छूट के बाद 64 आती है, यानी 80% बराबर दे रहे हैं। 20% की छूट है तो ये बराबर 64 है, तो 100% बराबर क्या होगा। 80% बराबर 64 तो 100% बराबर 80। सिंपल सवाल हो गया। ये कमीज का लागत मूल्य 80 रुपये। कोई तकलीफ नहीं है। दिक्कत है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए अधिक से अधिक लोगों को, ताकि अधिक से अधिक एस्पिरेंट्स इसका लाभ ले सकें। आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि एक व्यापारी एक अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, अभी भी उसे लागत मूल्य पर 70% लाभ प्राप्त होता है। यदि अंकित मूल्य पर बेचता तो उसे कितने प्रतिशत लाभ होता। सिंपल सवाल समझो। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, अभी भी उसे, देखो मान लो ये एमपी है, अंकित मूल्य प्रिंट प्राइस 100, डिस्काउंट दिया 10%, तो कितने में बेचा, 90 में, और कह रहा है कि सीपी अभी भी उसको 17% का लाभ है, यानी 90 117% के बराबर है। तो सीपी 90 बटा 117 गुणित 100, ठीक, 9 दहा में 90 और ये 13 9 117, यानी 1000 बटा 13।
अब कह रहा है अगर वह अंकित मूल्य पर वस्तु बेचे तो क्या लाभ होगा। तो लाभ प्रतिशत प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू होता एसपी मतलब जितने में बेच रहा है माइनस सीपी 1000/13 के बटा सीपी 1000/13 गुणित 100। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा कितना 300/13 गुणित 13/1000 गुणित 100। 13 से खत्म, 000 3 जीरो से खत्म, कितना आ जाएगा 30%। कितना आ जाएगा 30% आपका आंसर हो जाएगा। तो यहां से आपका आंसर हो गया 30%। फिर से समझ लो, अगर अंकित मूल्य 100 है, 10% की छूट दिया तो 90 में बेच रहा था और 90 में भी बेचने पर 17% का प्रॉफिट है यानी 117% का रिटर्न है। तो सीपी हो जाएगा 19/117 इंटू 100 तो 1000/13 हो जाएगा। और कह रहा है कि अगर अंकित मूल्य पर प्रिंट प्राइस पर ही वस्तु बेचे तो क्या लाभ होगा। तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी बाई सीपी इंटू 100 माइनस 1000/13 इंटू 100। तो ये आप सॉल्व कर लोगे तो कितना आ जाएगा 30% आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक व्यक्ति को 160 रुपए में 90 बाल पेन बेचकर 20% की हानि होती है। 160 रुपए में 90 बाल पेन बेच रहा है, यानी एक बॉल पेन कितने का है, एक पेन बराबर हो जाएगा। एक पेन कितने का हो गया दोस्त, एक पेन बराबर हो गया 160/90 या यूं कह सकते हैं कि 16/9 और लॉस हो रहा है कितने का 20% का यानी 80% इज इक्वल टू इतना 16/9 तो 100% बराबर 100 क्या कितना लाभ चाहिए 20% तो 120% बराबर कितना होगा 16/9/80 गुणित 120 बराबर 16/9 गुणित 1/80 गुणित 120। 20 चौका 80, 20 छक्का 120, 2 दूनी ये 4 चौके 16, 3 तिरिके 9, 3 दूनी 6, 8/3 यानी एक पेन बराबर हो गया 8/3 रुपया, या यूं कह सकते हैं कि 1 रुपया बराबर हो गया 3/8 पेन। अब कह रहे हैं 96 रुपए में, तो 96 इज इक्वल टू 3/8 इंटू 96 यानी 12, यानी कुल 36 पेन बेचना होगा। उसको 36 पेन बेचना होगा। थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट है तो ये क्वेश्चन भी 30 सेकंड से ज्यादा का नहीं है। ठीक है, तो बहुत अच्छा सवाल है। इस सवाल को आप इस तरह से टैकल कर सकते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए, एक पेन अगर 16/9 रुपए का है तो 80% रिटर्न आता है, यानी 20% का लाभ हानि बता रहे हैं, तो 80% रिटर्न बराबर 16/9 तो 120% इज इक्वल टू 8/3 होगा। और 96 रुपए की बात करेंगे तो 36 पेन बेचेगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि एक विक्रेता 225 रुपए की कढ़ाई घड़ी खरीदता है और उसकी मरम्मत पर 15 रुपए खर्च करता है, यानी उसका कुल खर्च सीपी जो क्रय मूल्य हो गया वो 240 हो गया। ठीक है, 240 हो गया। क्यों? क्योंकि 225 खरीदा, 15 मरम्मत कराया, तो 240 रुपए उसका सीपी हो गया। और कह रहा है कि 300 रुपए में बेच रहा है, ये एसपी है, तो उसका प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 60/300 गुणित 100। 60 300 का कितना परसेंट होता है 20% होता है, सिंपल गुणित 100 कर लो। अच्छा 0000 तो ये कितना आ जाएगा, आंसर हो गया आपका 20%। अगला ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कह रहे हैं कि 2 वर्ष पूर्व, बहुत अच्छा सवाल, समझने की कोशिश करिएगा, बिना पेन पेपर का क्वेश्चन भी है। कह रहे हैं कि 2 वर्ष पूर्व 8 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 18 वर्ष थी। एक बच्चे के जन्म के बाद परिवार की औसत आयु आज उतनी ही है, बच्चे की आयु कितनी है। बहुत ध्यान से समझना दोस्त, ये सवाल कहोगे तो बिना पेन पेपर के लग जाएगा और बच्चे की आयु 2 वर्ष आएगी, ये कंफर्म है। अब देखो बिना पेन पेपर, पहले मैं पेन पेपर का अप्रोच बता देता हूं, फिर आपको बिना पेन पेपर का अप्रोच बता देता हूं। बातें, क्योंकि पेन पेपर का अप्रोच अगर पहले बता दूंगा तो बिना पेन पेपर का अप्रोच आपको समझने में आसानी होगी। कह रहे हैं कि 8 सदस्य हैं, 8 मेंबर हैं। कह रहे हैं कि 2 वर्ष पहले, 2 years ago, 2 वर्ष पहले इनकी आयु 18 है। तो दोस्त यही 8 लोगों की वर्तमान में प्रेजेंट औसत कितना हो जाएगा, सबका 2-2 साल बढ़ जाएगा, तो पर हेड 2 बढ़ेगा तो औसत 20 हो जाएगा। कह रहे हैं अब एक बच्चा हो गया। अब ये जो बच्चा है, ये जो बच्चा है, चाइल्ड है, उसकी आयु, अब कह रहे हैं कि इस समय 9 बच्चा हो जाएगा तो कुल लोग 9 हो जाएंगे और 9 लोगों का औसत 20 है।
अगर एक बात बताइए, जो बच्चे की आयु भी 20 होती तो क्या औसत पे कोई फर्क पड़ता? औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, औसत 20 हो जाएगा। लेकिन ध्यान दो, एक बात और मैं भूल मिस कर गया, इसको और थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। एक चीज और क्लियर करनी है हमको, ये प्रेजेंट में 20 हो जाएगा, लेकिन जब एक बच्चा हो जाता है तो क्या हो जाता है? 8 आदमी प्लस 1 बच्चा, तो आयु औसत कितनी हो जाती है? 18। कह रहे हैं कि एक बच्चे के जन्म के बाद परिवार की औसत आयु आज उतनी ही है, जबकि होना कितना चाहिए था? बच्चे की तो बच्चा कितना है? अगर हम बच्चे की बात करें, अगर बच्चा 20 का होता तो औसत पर कोई फर्क पड़ता? नहीं पड़ता। लेकिन औसत पे फर्क पड़ा है, और औसत 20 की जगह पे क्या है? 18 है, यानी 2 कम हुआ है। और कितने लोगों पे कम हुआ है? 8 लोगों पे कम हुआ है। देखो, बात हमेशा दिमाग में रखो, चैप्टर वाइज कंटेंट से जब आप एवरेज पढ़ेंगे हमारे, तो हमने एवरेज को बहुत इजी तरीके से टैकल करने की कोशिश की है, और ये बताने का प्रयास किया है कि एवरेज मैथमेटिक्स का वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर है। और वहां पर आपको ये बात मिलेगी, वो एक बात ये मिलेगी कि हमने बेसिक से लेके, ट्रिक से लेके, शॉर्टकट से लेके महा शॉर्टकट तक पढ़ाए हैं एवरेज में। अब देखो, बच्चे एवरेज का मतलब क्या होता है? मैं एक लाइन जानता हूं, मैं कोई किताबी डिफिनीशन नहीं जानता। एवरेज का मतलब होता है पर हेड इक्वल वैल्यू। अब 18 हो गया, होना 20 चाहिए था, यानी 2 कम है। कितने लोगों पे? 9 लोगों पे। यानी इस बच्चे ने 18 साल की आयु कम कर दी, यानी बच्चे की आयु 20 - 18 2 साल है। क्लियर है? अब बिना पेन पेपर कैसे करेंगे गुरुजी? ये बात बड़ी समस्या है। 8 लोगों की 2 वर्ष पहले अगर औसत आयु 18 थी, तो 2 वर्ष इस समय वर्तमान में 2 साल बढ़ेगी सबकी आयु, तो 2-2 साल पर हेड बढ़ेगा, तो औसत भी 2 बढ़ जाएगा। तो 8 लोगों की औसत आयु 20 होनी चाहिए थी। एक बच्चे का जन्म होता है, एक बच्चे या एक बच्चा हो जाता है, परिवार में एक बच्चा है, तो एक बच्चे के जन्म के बाद परिवार की औसत आयु आज उतनी ही है, यानी उसी समय एक बच्चे का जन्म हो गया, और आज भी औसत 18 का 18 रह गया, क्योंकि संख्या 8 से 9 हो गई और बच्चा भी 2 साल बढ़ा। ठीक है? इस सवाल को लगाना ही नहीं है, इस सवाल को लगाना ही नहीं है। आपको सोचना क्या है? 2 वर्ष पूर्व 8 सदस्यों की औसत आयु 18 वर्ष थी। एक बच्चे के जन्म के बाद परिवार की औसत आयु आज भी उतनी ही है, आज भी उतनी ही है। बच्चे की आयु कितनी है? कहने का सेंस ये है कि 2-2 बढ़ा तो 20 हो गया, लेकिन बच्चा कितना? 2 ही साल का था, उस समय ही जन्म हुआ है, तो 2 साल का ही वो बच्चा रह गया, तो आयु 2 साल हो गई। या दूसरे इस तरीके से आप समझ सकते थे कि अगर आज वर्तमान में 8 लोगों की औसत आयु 20 है, लेकिन बच्चे के कारण वो औसत आयु वर्तमान में 18, यानी 2 कम हो रही है, 2 9 लोगों पे कम हो रहा है, यानी कुल 18, टोटल में से 18 कम होगा, 20 - 18 2। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 9 पूर्णांकों का औसत 11 आता है, परंतु गणना के बाद यह देखा गया कि भूलवश गणना करते समय मूलांक 23 को 32 लिख लिया गया, यानी 9 ज्यादा लिख लिया गया। उचित संशोधन में नया औसत क्या है? बहुत सिंपल सवाल, सिंपलेस्ट क्वेश्चन कह सकते हैं आप इसको। मैं एवरेज का इसको सिंपलेस्ट क्वेश्चन मानता हूं कि 9 पूर्णांक हैं, इनका औसत कितना है दोस्त? 11 है, और देख रहे हैं कि मूलांक 23 को 32 लिख लिया गया, यानी लिखना 23 चाहिए था, लिख लिया 32, यानी योग में कितना ज्यादा लिख लिया? 9 ज्यादा लिख लिया। 9 ज्यादा लिखा तो औसत 11 हो गया, संख्याएं भी 9 हैं, यानी पर हेड 1-1 ज्यादा लिख लिया, तो 9 संख्याओं का एक्चुअल औसत 1 कम कर जाएगा, 9/9 बराबर 1 कम कर जाएगा, तो औसत 10 हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन ए सही हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित संख्याओं का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, 15, ये इसका आंसर कितना आएगा? ये हो जाएगा 125, 1.25 प्लस 0.09 प्लस, सॉरी माइनस है, आई एम सॉरी, ये माइनस है, यहाँ पे ये माइनस है, तो ध्यान दीजिएगा ये माइनस हो जाएगा, माइनस 0.19, ये हो जाएगा 1.24, 1 इसका कितना आ जाएगा? सॉरी यार, हाँ, यही गलत कर दिया मैंने। ये हो जाएगा 12.5, ठीक, और ये हो जाएगा यानी 12.4। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 12.4। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि ए एक काम को 20 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है, दोनों एक साथ काम शुरू करें तो कितने दिन में होगा? काम 12 दिन में होगा। क्वेश्चन डन। 20
30, एलसीएम 60, इसका एक दिन का काम 3, इसका एक दिन का काम 2, 60/5, दोनों का एक दिन का काम 5, यानी 12 दिन। क्वेश्चन डन। ठीक है, एकदम रॉकेट रैपिड फायर स्पीड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन है कि त्रिभुज एबीसी में बी एक समकोणीय है और यदि उसकी एबी और बीसी भुजाएं क्रमशः 15 सॉरी ये क्वेश्चन ऐसा कर दूं मैं, अभी विजिबल है आपको, कोई दिक्कत तो है नहीं। यदि त्रिभुज एबीसी में बी समकोणीय है और उसका एबी और बीसी भुजाएं क्रमशः 15 और 20 हैं, बी समकोणीय है, 15 20 यानी लंब और आधार दिया है, तो कर्ण कितना हो गया, ये 15 ये 20, तो कर्ण कितना हो गया, बना लो त्रिभुज, एक बार आपको बता ही दूं, ये बी समकोण है, ये ए बी है 15 है, बी सी 20 है, तो ए सी कितना होगा 25, और कह रहे हैं इसकी परित्रिज्या क्या होगी, तो परित्रिज्या 25 व्यास का बटा 2 होता है, 12.5 होगी। ये क्लियर मान लो, परित्रिज्या का मतलब इसके बाहर जो वृत्त बनेगा उसकी त्रिज्या। अगला सवाल, ऐसे जो वृत्त बनते हैं ना, ऐसा जब समकोण त्रिभुज हो तो समकोण त्रिभुज का जो परिवृत्त बनता है, तो समकोण त्रिभुज का जो परिवृत्त बनता है वो समकोण त्रिभुज का उसका व्यास जो है वो समकोण त्रिभुज का कर्ण होता है। त्रिज्या की बात करें तो कर्ण का आधा 12.5 हो जाएगा। अगला सवाल है कि 750 रुपए के अंकित मूल्य के एक रेडियो सेट को 570 रुपए में बेचा जाता है, छूट की दर ज्ञात कीजिए या छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 570 का था 600 इधर, 30 इधर और 150 उधर, तो 180/750 गुणित 100 छूट प्रतिशत। भाई 750 का 570 में बेचा तो 180 का छूट दिया, 25 3 75, 25 चौका 100, 3 छाक 18, 6 चौके 24%। ये आपका ऑप्शन सी सही हो गया। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, एबीसी मिलकर 150 रुपया प्रतिदिन कमाते हैं, ए सी 94 और बी सी 76 रुपये कमाते हैं, तो सी प्रतिदिन कितना कमाता है, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा आपका कितना 150, कह रहे हैं ए प्लस सी अब प्लस बी प्लस सी बराबर 94 प्लस 76 यानी 100, 170, सीधा सीधा है, घटा दो, ए से खत्म, बी से खत्म, सी से खत्म, सी बराबर 20। ये आंसर आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, एक ठोस गोले को गलाया जाता है और लंब वृत्ताकार शंकु में ढाला जाता है, यदि डाला जाता है जिसका आधार त्रिज्या, शंकु का आधार त्रिज्या गोले की त्रिज्या के बराबर है, इस प्रकार बताइए कि शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। बहुत सिंपल सवाल है, समझने की कोशिश करो कि कोई एक गोला है जिसको गलाया जाता है, यानी उसके 4/3 पाई आर क्यूब आयतन को 1/3 पाई आर स्क्वायर एच में कन्वर्ट किया जाता है। आर दोनों का बराबर है, 3 3 से कैंसिल है, आर स्क्वायर से आर क्यूब कैंसिल हो गया, पाई पाई से कैंसिल है, आर बाई एच का मतलब हो गया 1/4, या एच संबंधे आर का मतलब हो गया 4 संबंधे 1। सिलेक्शन गुरुजी पर आज का सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और हमें फीडबैक देते रहिए ताकि हम बेहतर से बेहतर कंटेंट ला सकें आपके लिए, और जो भी इम्प्रूवमेंट्स की रिक्वायरमेंट हो हम वो फुलफिल कर पाए। सिलेक्शन गुरुजी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर जुनून बैच के मैथमेटिक्स सेशन में आज इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी और बेहतरीन शानदार सवालों के क्वेश्चंस की सीरीज के साथ। तब तक देखते रहिए सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन। जय हिंद, जय भारत।